आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? संधि के बारे में। आज का विषय है हमारा संधि। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसको लिखने के बारे में। तो देखिए हमने संधि को यहाँ पे दो प्रकार से लिखा। कितने प्रकार से लिखा है? दो प्रकार से लिखा है। अब दो प्रकार से लिखा है तो इसमें किस प्रकार लिखा? इसमें हमने किसका प्रयोग किया? न वर्ण का प्रयोग किया है। स्वर रहित न वर्ण का प्रयोग हमने इसमें किया है। अब बात करें इसमें हमने क्या किया बच्चे? अनुस्वार का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अनुस्वार का प्रयोग किया है। अब अनुस्वार का प्रयोग हुआ तो इनमें से कौन सा रूप सही होगा और कौन सा रूप हमारा गलत होगा, इस विषय में बात करें तो देखिए बच्चे यहाँ पे दोनों ही रूप हमारे क्या रहेंगे? ठीक रहेंगे। दोनों ही रूप हमारे क्या रहेंगे बच्चे? ठीक रहेंगे। अगर हम अब बात करें कि संधि दोनों वर्ण ठीक रहेंगे तो संधि पहले बात करते हैं कि किन दो पदों का मेल है। तो बच्चे संधि किन दो पदों का मेल है? संधि आपका सम प्लस धी का मेल है। किसका मेल है? सम प्लस धी का मेल आ रहा है बच्चे। किसका मेल आया? सम प्लस धी का मेल आपका क्या आ रहा है? संधि आ रहा है। इन दो पदों के मेल से हमारी क्या बनी है? संधि। अब बात करें कि संधि में म कहाँ से आ गया। अगर हमने इसको दो पदों में विभाजित किया तो बात करें कि म कहाँ से आ गया। ये इसके दो पदों का मेल आया है बच्चे। क्या आया है? दो पदों का मेल आया है। और यहाँ पे आपका मैं क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। का मैं क्या है? यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब हमने लिखते हुए न वर्ण को लिखा है तो हमने यहाँ पे मैं को क्यों लिखा? तो बच्चे ध्यान दें, जब ये मैं वर्ण आपका अगर हम इसको अनुस्वार में प्रयोग कर रहे हैं तो सीधा हम क्या लगा लेते हैं? बिंदु लगा देते हैं, एक अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। बच्चे शब्दों को जरा ध्यान से सुने। अब बात करते हैं यहाँ पे मैं की। अगर हम इसको आधे व्यंजन के प्रयोग में प्रयोग कर रहे हैं, आधे वर्ण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे? जो भी हमारा मैं से आगे का वर्ण होगा, जो भी उसके सामने वाला वर्ण होगा, उसी वर्ग का हमारे हिंदी में व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं बच्चे? हमारे व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ये हमने पूर्ण रूप से वर्ण विचार में पढ़ा था। तो कौन से वर्ग थे हमारे? क, च, ट, त और पै। ये हमारे कितने वर्ग थे बच्चे? 5 वर्ग थे। अगर हमारे मैं के बाद अगर हम उसका आधे वर्ण में स्वर रहित व्यंजन में हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? मैं से आगे, इस मैं से आगे इसके सामने वाला जो भी वर्ण होगा बच्चे, उसी वर्ण के वर्ग का 5वां व्यंजन, उसी वर्ण के वर्ग का, बच्चे के लिख रही हूँ मैं, उसी वर्ण के वर्ग का कौन सा व्यंजन बच्चे? 5वां व्यंजन। और हमारे पांचों वर्ग के जो अंतिम वर्ण है, 5वां वर्ण है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं बच्चे? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं बच्चे? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे नासिक के व्यंजन कितने मिले हमें? 5 मिले। कौन से अंग? ये कौन सा आया? फिर आपका अय आता है और आपका क्या आता है? इसके बाद आपका अणय आता है, फिर आपका न आता है और फिर आपका मैं आता है। और ये सारे क्या होते हैं? हमारे नासिक के व्यंजन में आते हैं। इसके नीचे जो तिरछी रेखा लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है? तिरछी रेखा लगाई जाती है। ये तिरछी रेखा के कारण क्या हो जाते हैं बच्चे? ये स्वर रहित व्यंजन बन जाते हैं। कौन से व्यंजन बन जाते हैं बच्चे? स्वर रहित व्यंजन बन जाते हैं। तो बात कर रहे थे हम संधि के दो पदों का। तो किस का? सम प्लस धी का मेल है हमारा संधि। किसका मेल है बच्चे? सम प्लस धी का मेल है। ये हमने बात की इसके बारे में। अब बच्चे आगे बात करते हैं, सम प्लस धी के बारे में बात कर ली। अगर हम इसको व्यंजन में लिखना चाहते हैं, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो इस मैं के सामने, इस मैं के साथ में जो भी वर्ण होगा, उसी वर्ण का वर्ग जो होगा, उसी वर्ग का 5वां व्यंजन हम कहाँ लिखेंगे? आधे उसमें लिखेंगे। तो ये है दोनों रूप हमारे क्या रहेंगे बच्चे? संधि के ठीक रहेंगे। अब क्या रहेंगे? संधि के ठीक रहेंगे। अब देखिए जब हम
हम यहाँ पे जोड़ करते हैं, जब हम संधि करते हैं तो संधि के पहले अर्थ के बारे में जानेंगे। अब संधि के बारे में जानना है तो संधि का अर्थ पता होना चाहिए। तो बच्चों सबको पता होता है, नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है कि संधि का अर्थ क्या रहेगा, मेल रहेगा। क्या रहेगा, मेल रहेगा, जोड़ रहेगा। संधि का अर्थ क्या रहेगा, मेल रहेगा, जोड़ रहेगा, या कोई भी हमारा जो समझौता होता है, कोई भी मेल है, जोड़ है, समझौता करना है, ये किसका अर्थ होगा, हमारा संधि का अर्थ होगा। क्योंकि हम हर संधि में क्या करते हैं, मेल ही करते हैं, मिलवाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। अब अर्थ को हमें पता चल गया, मेल। अब मेल किस किस में होगा, तो मेल किस में होगा बच्चे, वर्णों में होगा। किस में होगा बच्चे, वर्णों में मेल होगा। किस में मेल होगा, वर्णों में मेल होगा। बच्चे शब्दों पे ध्यान दें कि किस में मेल होगा, वर्णों में मेल होगा। किन से वर्णों में, दो वर्णों में मेल होगा। अब ये दो वर्ण कौन से आएंगे, इसके बारे में बात करें। किसी भी शब्द का लिख लीजिए, यहाँ एक शब्द है और यहाँ एक शब्द है, इस शब्द में कहाँ मेल होगा, तो मेल कहाँ होगा, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का बच्चे अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का हमारा कौन सा वर्ण होगा बच्चे, पहले का अंतिम और दूसरे का कौन सा बच्चे, दूसरे का पहला वर्ण जब आपस में मिलेंगे और उनमें क्या उत्पन्न होगा, विकार होगा। विकार उत्पन्न होगा, विकार या परिवर्तन होगा। क्या होगा बच्चे, विकार या परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा। उनमें विकार होगा तो ही वो संधि कहलाएगी। किस किस में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बचे, जब भी इन दोनों में आपस में मेल होकर विकार उत्पन्न होगा तो ही क्या होगी बच्चे, हमारी संधि होगी। अगर इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं हो, अगर इन दोनों के मेल से बच्चे विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो आपकी संधि नहीं कहलाएगी। बच्चे इन दोनों में अगर मिलने से, किन्हीं भी दो वर्णों के मिलने से अगर परिवर्तन होता है, विकार होता है, तो ही आपकी क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। देखिए, बिना हर वर्णों के मिलने वाले से आपके क्या होगा, संधि नहीं होगी। अब एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। उदाहरण देखिए, पान प्लस वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए मिल रहा है और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है, वह मिल रहा है। इन दोनों के मिलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्द क्या बनेगा बच्चे, हमारा पान वाला शब्द बनेगा। क्या शब्द रहेगा बच्चे, पान वाला शब्द रहेगा। लेकिन इस अ से और इस वै से हमारा कोई भी विकार परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर विकार परिवर्तन नहीं हुआ है, विकार नहीं हुआ है, तो ये संधि नहीं कहलाएगी बच्चे, संधि नहीं कहलाएगी। यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चे, संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। अब जब हम संधि के मिलाने से शब्द बना रहे हैं तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि शब्द हमारे कितने प्रकार से बनते हैं। दो वर्णों का मेल होता है, उनमें विकार होता है और क्या बन जाता है बच्चे, नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, नया शब्द हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि शब्द निर्माण किस किस से होता है। पहली बात हमने पढ़ लिया कि किससे होता है, संधि से होता है, समास से होता है। दूसरा किससे होता है, समास से होता है। हमारा शब्द निर्माण उपसर्ग से होता है और हमारा शब्द निर्माण प्रत्यय से होता है। बच्चे इस प्रकार हमारा शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चे, 4 प्रकार से होता है। अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि नया शब्द कितने प्रकार से बनता है, तो बच्चे नया शब्द आपका कितने प्रकार से बना, 4 प्रकार से बना। कितने प्रकार से बना बच्चे, 4 प्रकार से बना। और जब हम बात कर रहे हैं संधि की, तो संधि में हमारा 2 वर्णों का मेल होगा। हमने क्या परिभाषा लिखी बच्चे, यहाँ से हमने क्या परिभाषा निकाली है कि 2 वर्णों के मेल से, किससे, 2 वर्णों के मेल से जो उनमें विकार उत्पन्न होगा बच्चे, वो क्या कहलाएगी, आपकी संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी संधि कहलाएगी।
ये बात हमने क्लियर की कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगी बच्चे? संधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। तो परिभाषा क्या निकली बच्चे हमारी? परिभाषा निकलती है हमारी, परिभाषा निकली बच्चे हमारी कि दो वर्णों का मेल, किनका? दो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा आपका? संधि कहलाएगा। दो वर्णों का समझौता क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब यहाँ पे बात करें वर्ण की, किसकी? वर्ण की। तो वर्ण में हमारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं और आपके व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? स्वर आते हैं और आपके व्यंजन आते हैं। अब हम कह सकते हैं कि दो स्वरों या व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो स्वरों का मेल भी क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। दो व्यंजनों का मेल भी क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। इस प्रकार हमें पता चला कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों का मेल होता है, दो स्वरों का मेल हो सकता है, दो व्यंजनों का मेल हो सकता है। तो ये हमारी क्या निकल आई बच्चे यहाँ से? परिभाषा। अब बात करें इसके प्रकारों की, कितने? सबको पता होता है बच्चे, प्रकार कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। और वो 3 प्रकार किस प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो 3 प्रकार किस प्रकार होते हैं बच्चे? वो 3 प्रकार देखिए, जब हमने पता किया कि वर्णों के मेल से होती है तो वर्णों में क्या आते हैं हमारे? स्वर और व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन आते हैं। अब देखिए, जब प्रकार निकालेंगे तो पहला हम देखते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से हुई है। तो देखिए, स्वर के साथ बच्चे क्या आ सकता है? स्वर के साथ हमारा स्वर भी आ सकता है। पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर भी हो सकता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो सकता है बच्चे? स्वर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार क्या होगा? दूसरे शब्द इस प्रकार एक बार तो स्वर स्वर आगे आगे बात करें कि पहला वर्ण स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरा वर्ण क्या हो सकता है बच्चे? व्यंजन भी तो हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अब पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, अंतिम वर्ण व्यंजन आए और यहाँ पे पहला वर्ण क्या आ जाए बच्चे? स्वर आ जाए। उल्टे भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, या हो सकता है दोनों ही किस में आ जाए? व्यंजन में आ जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो बच्चे? वो भी व्यंजन हो। अब एक हम पढ़ते हैं विसर्ग के बारे में। अब हमारी विसर्ग संधि होती है, सबको पता है 3 संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। क्या होगी बच्चे? विसर्ग संधि। तो बच्चे ध्यान रहे कि विसर्ग संधि जो होगी वो हमेशा, विसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी शब्द के अंत में लगते हैं। किसी शब्द का पहला वर्ण आपका विसर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे विसर्ग, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका विसर्ग हो सकता है, लेकिन उसके साथ आप क्या लेंगे? स्वर भी आ सकता है और आपके विसर्ग के साथ क्या आ सकता है? विसर्ग के साथ क्या आ सकता है बच्चे? आपका व्यंजन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? व्यंजन भी आ सकता है। इस प्रकार देखेंगे, स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन, विसर्ग विसर्ग, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं? स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो अब हम संधि के प्रकारों को निकालते हैं। अब स्वर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या कौन सी संधि होगी बच्चे? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अब इनमें व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है हमारी, कौन सी संधि निकलेगी यहाँ से? व्यंजन संधि निकलेगी। कौन सी संधि निकलेगी? व्यंजन संधि निकलेगी। अब देखिए, स्वर संधि और व्यंजन संधि का हमने पता लगा लिया। अब आगे का बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो यहाँ पे क्या आया है? विसर्ग आया है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? विसर्ग संधि हो जाएगी। बच्चे इस बात का ध्यान रखें, किसी भी शब्द का पहला वर्ण आपका क्या नहीं हो सकता? विसर्ग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? विसर्ग नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बच्चे, स्वर संधि का पता चल गया, विसर्ग व्यंजन संधि का पता चल गया और हमें किसका पता चल गया? विसर्ग संधि का। तो हमारा दो वर्णों के मेल से क्या हुई बच्चे? संधि हो गई। वर्णों से पता चला कि स्वर और व्यंजन होते हैं, तो दो स्वरों में भी संधि हो सकती है, दो व्यंजनों में भी संधि हो सकती है। आगे बात करते हैं बच्चे अब स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में बच्चे? स्वर संधि के बारे में बात करते हैं।
अब बच्चे देखिए, स्वर संधि से हमें यहाँ से क्या पता चला था कि दो स्वरों के मेल से होगी। किसके मेल से होगी बच्चे? दो स्वरों के मेल से क्या होगी? आपकी संधि होगी। क्या होगी? संधि होगी। अब देखिए, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से क्या होगी बच्चे? संधि होगी। दो स्वरों के मेल से जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी स्वर संधि कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्वर के बाद क्या आए? स्वर के बाद आपका अगर स्वर आता है तो वो कौन सी संधि होगी बच्चे? स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। क्या? स्वर संधि के बाद अगर स्वर आता है, स्वर के बाद अगर आपका स्वर आता है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी बच्चे? आपकी स्वर संधि कहलाएगी। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि कौन सी स्वर के बाद कौन सी स्वर आए। हमने इस बारे में तो अभी कोई बात ही नहीं की। हमने सिर्फ इतना जाना है बच्चे कि स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों का मेल होती है। क्या होती है बच्चे? दो स्वरों का मेल होती है। स्वरों के बाद स्वर आते हैं तो क्या होते हैं? स्वर के बाद स्वर आने पर क्या हो? आपका स्वर आए तो वो कौन सी संधि कहलाएगी बच्चे? स्वर संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि। अब पहला वर्ण लेते हैं अ। पहला स्वर है आपका, इसके बाद कोई भी स्वर आ सकता है। इसी प्रकार आ के बाद भी आपका कोई भी स्वर आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसी प्रकार ए के बाद ये खुद भी तो आ सकता है, क्योंकि ए के बाद ए भी तो एक स्वर है। अगर बात करें इस प्रकार तो क्या परिभाषा? बच्चे इस बात पे ध्यान दें, मैं कह रही हूँ कि स्वर के बाद प्रत्येक स्वर, ये नहीं कह रहा कि मेरे बाद कौन सा स्वर आएगा। यहाँ से हमें सिर्फ इतना पता चला कि स्वर के बाद क्या आए? स्वर आए। क्या आए? स्वर के बाद अगर स्वर आता है तो आपकी कौन सी संधि कहलाती है बच्चे? वो स्वर संधि कहलाती है। अब बात करें ए के बाद भी कोई स्वर आ सकता है, आ के बाद भी कोई स्वर आ सकता है। इसी प्रकार लघु ई के साथ भी क्या आ सकता है? आपका कोई भी स्वर आ सकता है। ये बात की हमने। अब देखिए, किसी भी स्वर के साथ वो खुद जुड़कर या अन्य, इस स्वर के बाद कितने स्वर बच गए बच्चे हमारे? 10। तो वो 10 भी तो आ सकते हैं। उनके मेल से भी तो क्या हो सकती है? संधि हो सकती है। उनके मेल से भी क्या हो सकती है बच्चे? संधि हो सकती है। तो क्या हो सकती है? तो हम स्वर के बारे में क्या कहेंगे? स्वर संधि के बारे में हम कहेंगे किसी भी वर्ण, किसी भी स्वर के साथ वो खुद आए या अन्य कोई भी स्वर आने पर जो मेल होता है और उस मेल में जो विकार होगा बच्चे, वही आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो हमारे स्वर कितने होते हैं बच्चे? 11। तो स्वर 11 होते हैं तो 11 के बाद 11 स्वर भी तो आ सकते हैं। 11 के बाद 11, प्रत्येक स्वर के बाद, एक स्वर के बाद कितने स्वर आ सकते हैं बच्चे? 11 के 11 स्वर आ सकते हैं। तो एक में कितनी संधि हो रही हैं? 11। तो टोटल स्वरों की संधि कितनी हो जाएंगी बच्चे? 121 संधियाँ हम स्वर में पढ़ेंगे। इनके बारे में आगे वर्णित करेंगे। ये बात की बच्चे हमने किसके बारे में? स्वर संधि के। तो स्वर संधि के हम हिंदी में कितने भाग मानते हैं? अब बात करें स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं बच्चे? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये हिंदी भाषा में होते हैं। मूल व्याकरण और आपके संस्कृत व्याकरण में क्या होंगे? वो अलग होंगे। हमारी मूल व्याकरण में हमारे स्वर संधि के बात में मत जाइएगा, लेकिन जो हमारी हिंदी में स्वर संधि होती है, हिंदी में स्वर संधि होती है बच्चे, वो क्या होती है? कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के? स्वर संधि के बच्चे कितने प्रकार होते हैं आपके? हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार माने गए हैं और इसके बारे में आगे वर्णित करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि स्वर संधि की क्या परिभाषा रहेगी। तो देखिए, स्वर संधि, आप बात करते हैं संधि की, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। संधि का अर्थ क्या बताया बच्चों? मेल होता है। यहाँ पे दो ध्वनियों का आपस में मेल होता है और वह क्या कर लेती है? वो नया रूप धारण कर लेती है बच्चे। क्या कर लेती है? नया रूप धारण कर लेती है। इसी संयोग की क्रिया को क्या कहा
गया बच्चे? संधि कहा गया। क्या कहा गया? संधि कहा गया। उदाहरण लिया, नर प्लस इस, रे को तोड़ा अंतिम वर्ण, र प्लस ए आया, ई अपने बच्चे इस बात का ध्यान रखें, हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एक ध्वनि होते हैं। महा प्लस उत्सव क्या है? महा प्लस उत्सव क्या बन गया? महोत्सव। आ प्लस उ क्या बनाया इन्होंने? ओ बनाया। क्या बनाया? ओ बनाया। तो जो हम अभी बात कर रहे थे स्वर संधि के बारे में, क्या बात कर रहे थे? स्वर संधि के बारे में बच्चे हमने बात की थी कि स्वर के बाद स्वर आने पर क्या होता है, स्वर के बाद स्वर आने पर क्या होता है? स्वर संधि होती है। इस प्रकार 11 स्वर होते हैं तो 11 के बाद 11 स्वर आ सकते हैं। इसी प्रकार टोटल संधियाँ कितनी होंगी? 121 होंगी। अब बात करें स्वर संधि के प्रकारों के बारे में, तो कितने प्रकार होते हैं बच्चे? हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वर संधि के आपके बच्चे 5 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं वो हम अगली कक्षा में वर्णित करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। और संधि कहाँ होगी? संधि किन दो पदों का मेल है? तो संधि किन दो पदों का मेल है बच्चे? संधि सम प्लस धी का मेल है। ये हमने बता दिया कि हम नए वर्ण का प्रयोग क्यों करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, स्वर संधि कहाँ होगी? स्वर संधि कहाँ होगी बच्चे? यहाँ होगी। बच्चे प्रधान संधि और गौण संधि के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए, अगर संधि से क्या होता है, अगर सिर्फ पहले वर्ण, अगर शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अगर आपका विकार उत्पन्न होता है और सिर्फ बदलाव यही होता है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी बच्चे? प्रधान संधि कहलाएगी। कौन सी संधि कहलाएगी? प्रधान संधि कहलाएगी। अगर बात करें आपकी, अगर इस बदलाव के अलावा यहाँ पे कोई बदलाव होता है तो वो कौन सी संधि कहलाएगी बच्चे? गौण संधि कहलाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात की हमने किसके बारे में? संधि कहाँ होगी? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक बार और देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। बच्चे जिस प्रकार हमने संधि की है, जिस प्रकार हमने संधि में दो वर्णों को मिलाया है, उसी प्रकार जो संधि का शब्द होता है उसके अलग अलग मूल रूप करने को, जो दो शब्दों का मेल हुआ था, दो शब्दों में जो हमने वर्णों का मेल किया था, उन्हीं वर्णों के द्वारा उनको अलग अलग करके मूल रूप में लिखने की पद्धति क्या कहलाएगी? आपकी संधि विच्छेद कहलाएगी। और संधि के भेद कितने होते हैं बच्चे? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में कुछ हमने पढ़ा सॉरी भाई, कुछ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।